हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटो स्टडी। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 ऑफ क्लास 12th लीगल स्टडीज, दैट इज ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। जो आज हम ह्यूमन राइट्स इंजॉय कर रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स हर एक इंडिविजुअल को गारंटीड है आज, उनका ओरिजिन कैसे हुआ था, वो उसकी हिस्ट्री समझते हैं। पहले के टाइम में किसी भी कंट्री के पास, किसी भी किंग के पास किसी भी तरह की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी। आज के टाइम में हर कंट्री के पास अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने रूल्स हैं, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट। बट हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में ये सब कोई रूल्स फॉर्मली कहीं पे गिवन नहीं थे। उस टाइम पे 3 मेजर सोर्सेज थे जहाँ से हर एक इंडिविजुअल को ह्यूमन राइट का पता चलता था। पहला है रिलीजन, दूसरा है सोशल इंस्टीट्यूशंस, एंड थर्ड है फिलोसफिकल राइटिंग्स। फिलोसफिकल राइटिंग्स मीन्स ऐसे कई ऑथर्स एंड टीचर्स हुए थे जिन्होंने बहुत अपनी अच्छी बुक्स एंड टीचिंग्स लोगों तक पहुंचाई थी। इन्हीं तीनों सोर्सेज ने अपने पर्सपेक्टिव दिए थे, अपने वेज बताए थे कि एक ह्यूमन बीइंग को कैसे रहना चाहिए एंड एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इन सभी रिलीजन्स ने ये बात बोली थी कि एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग को रिस्पेक्ट देनी है और हमेशा उसका वेल बीइंग सोचना है। जब मॉडर्न सोसाइटी आई, मॉडर्न सोसाइटी आज का पीरियड, इन्हीं सभी रूल्स को जो हमें इन 3 इंस्टीट्यूशंस ने दिए थे उनको फॉर्मुलेट किया गया और एक फॉर्मल शेप दिया गया। एंड इन सभी ओल्ड रूल्स को जिनको फॉर्मल शेप दे के नए राइट्स बनाए गए हैं, उन्हें हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। राइट का मतलब होता है एक ऐसा रूल जो एवरी इंडिविजुअल एंटाइटल्ड है क्लेम करने के, और हर स्टेट की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि उनके सिटीजन्स को ये ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं। अब एक स्टेट किसी भी बेसिस पर रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। एंड ह्यूमन राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर फैक्टर्स हर इंडिविजुअल को इक्वली गारंटीड होते हैं। इवन वो सिटीजन है या हमारी कंट्री में कोई फॉरेनर भी आए, तब भी उन्हें ह्यूमन राइट्स यही गारंटीड होते हैं। जो सबसे पहले अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट्स आए जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को एक फॉर्मल शेप दी गई, वो था मैग्ना कार्टा। ये आया था यूके में। एंड सेकेंड वॉज इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, ये आया था यूएसए में। ये पहले 2 अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट्स थे जहाँ पे एंशियंट ह्यूमन रूल्स को एक ह्यूमन राइट्स का फॉर्म दिया गया। मैग्ना कार्टा था एक अग्रीमेंट बिटवीन द किंग जॉन एंड बैरन्स। बैरन्स एक रैंक होती थी इंग्लैंड में जो नोबल लोगों को दी जाती थी। बैरन्स वहाँ पे अनहैप्पी थे किंग की टैक्सेशन पॉलिसीज के साथ। उन्होंने किंग के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया जहाँ पे मैग्ना कार्टा में ये गारंटी किया गया कि बैरन्स को लीगल ट्रायल मिलेगा एंड उन्हें कोई भी अरेस्ट, इम्प्रिजनमेंट नहीं किया जाएगा जब तक उनका लीगल ट्रायल पेंडिंग हो, और ना ही उनकी कोई प्रॉपर्टी ली जाएगी लीगल ट्रायल के बिना। एक राइट टू फेयर लीगल ट्रायल मैग्ना कार्टा में बैरन्स को गारंटी किया गया था। नेक्स्ट आता है इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स यूएसए में। ये था एक अग्रीमेंट पार्लियामेंट के बीच में और किंग के बीच में, जहां पे किंग को रोका गया था अपनी पावर्स का एब्यूज करने से। यहाँ पे सभी इंडिविजुअल्स को एंड मेजरली प्रोटेस्टेंट्स को ये राइट दिया गया था कि उनके पास फेयर ट्रायल का राइट है, उनके पास किंग को क्वेश्चन करने का राइट है, और उनके पास ये भी राइट है कि उन्हें कोई भी क्रूरल वे में अनयूजुअल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, एंड ना ही उन्हें कोई एक्सेसिव फाइन, पनिशमेंट या दी जाएगी। प्लस इसी के साथ साथ उनके पास राइट टू स्पीच है और राइट टू वोट भी प्रेजेंट है। ये थे कुछ अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद जॉन लॉक, जीन जैक्यूज रोस्यो, थॉमस पाइन, ऐसे बहुत सारे थिंकर्स आए जिन्होंने अपनी डिफरेंट थ्योरीज दी ह्यूमन राइट्स पे। इन सभी थ्योरीज को भी कंसिडर किया गया फॉर्मल ह्यूमन राइट्स को फॉर्मुलेट करते टाइम। इन सबकी थ्योरीज तो आपके यूनिट में गिवन नहीं है, जस्ट द नेम इज मेंशन। अब जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस हैं सभी डेमोक्रेसीज की अराउंड दी वर्ल्ड, वो इन्हीं 2 अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट्स पे बेस्ड हैं जो अभी हमने पढ़े। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करी थी यूएसए ने 1776 में। उन्होंने अडॉप्ट किया था अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ पे उन्होंने अपनी प्रियम्बल में ह्यूमन राइट्स को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। देन 1789 में फ्रांस ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करी थी जो थी फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन।
सो इन्हीं दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में इनहेरिट डिग्निटी को बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया गया। ये माना गया कि हर ह्यूमन बीइंग के पास इक्वल एंड अनएलियनेबल, मतलब उनके पास ये ह्यूमन राइट्स हैं जो उनसे स्नैच नहीं किए जा सकते, एंड उनके पास प्रॉपर फ्रीडम, जस्टिस, पीस सभी कुछ है, सभी ह्यूमन राइट्स गारंटीड हैं। और इन्हीं सब 4 डॉक्यूमेंट्स ने, जो पीछे हमने 2 पढ़े, और इन दोनों के बेसिस पर सभी कंट्रीज ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशंस को डेवलप किया। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। अब 1948 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, दैट इज यूएन जनरल असेंबली, ने अडॉप्ट किया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसे हम कहते हैं यूडीएचआर। दिस यूडीएचआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली टू इन्फोर्स द ह्यूमन राइट्स। इस डॉक्यूमेंट में वेरियस काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल सिविल ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ह्यूमन राइट्स, जो हर एक इंडिविजुअल को, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, उस पर अप्लाई करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटीड है, फ्रीडम ऑफ असेंबली गारंटीड है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू लाइवलीहुड, इक्वालिटी। सो ये कुछ ऐसे राइट्स इस यूडीएचआर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसमें मेंशन। यूडीएचआर के आने के बाद भी बहुत सारी ट्रीटीज आई, बहुत सारे अग्रीमेंट्स आए कंट्रीज के बीच में, एंड बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए जिसने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के स्कोप को आगे फर्दर एक्सपैंड किया। कुछ इसके एग्जाम्पल्स यहाँ गिवन है। फॉर एग्जाम्पल 1976 में आया इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। यहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, कॉन्शियस रिलीजन, ये सब गारंटी किया गया। देन आया इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स। यहाँ पे राइट टू लाइवलीहुड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट टू हेल्थ को गारंटी किया गया। देन आया कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड। इस कन्वेंशन का बेसिक फोकस चाइल्ड राइट्स पे था कि क्या एक चाइल्ड की फिजिकल और मेंटल नीड्स होती हैं, उन्हें कितनी केयर चाहिए, कितना उन्हें लीगल प्रोटेक्शन गारंटी करना है। देन नेक्स्ट आया कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। सो इसका मेन पर्पस था डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को एलिमिनेट करना, एंड इसी थीम पे पूरा ये डॉक्यूमेंट बेस्ड है। देन आया कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज। अब ये डॉक्यूमेंट का मेन पर्पस है सेफगार्ड्स प्रोवाइड करना एक रिफ्यूजी को। रिफ्यूजी मतलब जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। अ रिफ्यूजी इज अ पर्सन हु इज ओइंग टू अ वेल फाउंडेड फियर ऑफ बीइंग persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership, particular social group is outside of his own country। रिफ्यूजी का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है क्योंकि उसे डर लगता है कि उसके खुद की कंट्री में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा रिलीजन, रेस, नेशनैलिटी या ऐसी किसी भी बेसिस पर। सो अब हम आ जाते हैं इंडिया के सिनेरियो पर। इंडिया में 4 मेजर सोर्सेज हैं जहां से हर एक इंडिविजुअल को ह्यूमन राइट्स गारंटीड हैं। फर्स्ट है प्रीएम्बल, देन इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मेंशन है, एंड पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल ड्यूटीज को गारंटी करता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल से। सो एज यू ऑल नो कि प्रीएम्बल एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था, एंड कोई भी अमेंडमेंट से प्रीएम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सो ये इंडिया का प्रीएम्बल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बिगनिंग में गिवन है, और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, ये सभी ऐसे वैल्यूज हैं जो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है। एंड प्रीएम्बल में मेंशन है मतलब सारे कॉन्स्टिट्यूशन का थीम ही यही है, एंड ये सारे हर एक इंडिविजुअल को गारंटीड होते हैं। देन हम चलते हैं सेकेंड सोर्स पे जो है पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। सो इन सारे फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में डील करने से पहले कुछ बेसिक ओवरव्यू लेते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स गिवन है आर्टिकल 12 से 35 में। ये सिर्फ हायर कोर्ट्स में इन्फोर्स हो सकते हैं, दैट इज हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से इन्फोर्स करवाने हैं तो आर्टिकल 32 में आप जाएंगे, एंड अगर हाई कोर्ट से इन्फोर्स करवाने हैं तो आप अंडर आर्टिकल 2 to 6 जाएंगे। देन आर्टिकल 13
ये इंश्योर करता है कि कोई भी स्टेट या कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट ऐसा कोई भी लॉ, रूल, बाय लॉ, रूल्स या रेगुलेशंस या नोटिफिकेशन ऐसा ना बना दे जिससे फंडामेंटल राइट वायलेट हो किसी भी इंडिविजुअल का। देन फंडामेंटल राइट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्स होते हैं, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आप प्राइवेट पर्सन्स के अगेंस्ट भी फंडामेंटल राइट्स क्लेम कर सकते हैं। जो ये राइट्स मैं आपको आगे बताऊंगी कौन से ऐसे राइट्स हैं। देन स्टेट में इंक्लूड होता है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ और ऐसी सभी अथॉरिटीज़ जो स्टेट के अंडर आती हैं एंड जिसे हम एजेंसी या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली जल बोर्ड, इंडियन ऑयल लिमिटेड, कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड सो ऑन। सो ये अब सारी कैटेगरीज हैं फंडामेंटल राइट्स की। कम इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आता है सबसे पहले आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 हमें 2 चीज़ें गारंटी करता है। पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकेंडली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है हर इंडिविजुअल लॉ की आइज में इक्वल है, कोई भी ऊपर या कोई भी नीचे नहीं है। एंड लॉ किसी भी बेसिस पर, दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रैंक, स्टेटस, इन किसी भी बेसिस पर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। हर पर्सन लॉ के लिए इक्वल है, इवन वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट, जेंडर या कहीं पे भी उसका प्लेस ऑफ बर्थ हो, लॉ उसे इक्वली ही देखेगा। सेकेंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसका मतलब होता है कि जो पर्सन्स इक्वल हैं, जो सिमिलरली सिचुएटेड हैं, उन्हें लॉ ट्रीट करेगा एक तरह से, और जो अनइक्वल्स हैं, जो डिफरेंटली प्लेस्ड हैं, उनके लिए डिफरेंट लॉ अप्लाई होगा। इसका एक एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल देखते हैं। टैक्सेशन लॉ अगर आप देखें तो टैक्सेशन लॉ में हर किसी के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ टैक्स इम्पोज नहीं होता है। सपोजिडली जिन पर्सन्स की इनकम 1 लाख से ऊपर है, उन पे सपोजिटली मान लीजिए 10% टैक्स उन्हें अपनी इनकम से देना होता है, बट जिनकी इनकम 1 लाख से कम है उनके ऊपर सेम लिमिट ऑफ टैक्स हम नहीं इम्पोज कर सकते। उनके लिए मे बी 5% या 6% टैक्स हो। सो इक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली। एक और एग्जाम्पल है मैरिज एज का। बॉयज़ के लिए मैरिज एज इंडिया में है 21 एंड गर्ल्स के लिए है 18। सो इनकी जो ये एज फिक्स की गई है, इसका डिस्क्रिमिनेशन हमने एज लिमिट पे किया है, और ये इसलिए किया है ताकि चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया जाए। सो इट इज़ अ वैलिड डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ये इन ग्राउंड्स जो यहाँ मेंशन है उन ग्राउंड्स पे नहीं की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 15। अब ये जो आर्टिकल 15 है, ये आर्टिकल 14 का ही इलेबोरेशन आप कह सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 15 पहली बात वही कहता है जो आर्टिकल 14 में गिवन है, दैट इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। सेकेंड पॉइंट जो आर्टिकल 15 कहता है वो ये कहता है कि स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों ही किसी भी पर्सन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किसी भी शॉप में एंटर करते टाइम, होटल में या पब्लिक रेस्टोरेंट्स में, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में, वेल्स, टैंक्स, रोड्स, घाट्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट। सो अगर कोई इंडिविजुअल इन पब्लिक प्लेसेस में जाना चाहता है, उसके अगेंस्ट इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। पब्लिक प्लेसेस हर इंडिविजुअल के लिए ओपन है और हर इंडिविजुअल वहाँ जाने का राइट रखता है, फंडामेंटल राइट रखता है, जिसको वायलेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 ये बात बोलता है कि अगर कोई भी पब्लिक या स्टेट एम्प्लॉयमेंट हो, सो वहाँ पे किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। वहाँ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उस एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्म फिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टेट का या पब्लिक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की कोई जॉब पोस्ट निकली है, तो वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का राइट है उस जॉब पोस्ट को अप्लाई करने का। किसी भी ग्राउंड पर कोई भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। बट इसका एक एक्सेप्शन है जो है रिजर्वेशन। कुछ ऐसी क्लासेस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन अलाउ करी है, जो है बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड क्लासेस एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो इन क्लासेस के लिए रिजर्वेशन अलाउड है, बाकी किसी भी बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। देन आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है।
ये बोलता है कि अनटचेबिलिटी फॉरबिडन है इंडिया में, अबॉलिश कर दी गई है, और ये भी बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट आप इन्फोर्स कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास सेट है राइट टू फ्रीडम, जिसमें आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 को समझते हैं क्या है उसमें। आर्टिकल 19 इंक्लूड करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपनी मर्जी से अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना डिसेंट भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, then freedom to form associations and unions, freedom to move freely throughout the territory of India, freedom to reside and settle in any part of India, and freedom to practice any profession or carry on any occupation, trade or business. So article 19 में ये सारे ही rights guaranteed हैं, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस गिवन है। वो रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि इनमें से कोई भी राइट आप एक्सरसाइज करते हुए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप अपना राइट एक्सरसाइज करते हुए सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफर्मेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अगर ये आप चीज़ें नहीं कर सकते हो, अगर आपके किसी भी फ्रीडम को एक्सरसाइज करने से इन चीज़ों पे कोई भी असर पड़ता है तो वो आप फ्रीडम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। और हर फ्रीडम के आगे उनके डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस गिवन है जो मोर और लेस सेम ही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास राइट आता है आर्टिकल 20, जो है राइट ऑफ पर्सन्स हु इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। सो अगर किसी पर्सन को किसी क्राइम के लिए एक्यूज किया गया है एंड उसके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है, उसके पास क्या राइट्स हैं। सबसे पहले, A person cannot be convicted for an act which does not amount to offense. So अगर एक एक्ट किसी पर्सन ने किया है एंड वो रूल बुक में ऑफेंस ही नहीं है तो हम उसे किस बात की पनिशमेंट देंगे, हम उसे किसी भी बात की पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होम्योसेक्सुअलिटी पहले ऑफेंस था, बट जब से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जहाँ पे सेक्शन 377 को वॉइड कर दिया गया है, अब होमोसेक्सुअलिटी ऑफेंस नहीं है। सो इफ any two individuals are exercising their rights and they are having same sex and they are exercising this right of homosexuality, then उनके अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस नहीं बनता जो पहले हुआ करता था। देन आया सेकेंड राइट, कोई भी पर्सन अगर किसी चीज़ के लिए, किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड है तो उसे उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जितनी रूल बुक में उस ऑफेंस की पनिशमेंट गिवन है, उसे ज़्यादा ग्रेटर पेनल्टी आप नहीं दे सकते हैं। थर्ड है, किसी भी पर्सन को आप सेम ऑफेंस के लिए एक बार से ज़्यादा पनिश या प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। अगर आपने एक ऑफेंस किया है तो आपको उस ऑफेंस की एक ही बार पनिशमेंट मिल सकती है, बार बार नहीं मिलेगी। फोर्थ है, आप किसी भी पर्सन को प्रेशराइज नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते अपने अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए। लाइक अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो पुलिस आपको फोर्स नहीं कर सकती कि यस आप ये बात मानो कि आपने ही ऑफेंस किया गया है। सो यू कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट योर सेल्फ। देन आया आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जाएगा ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। ये दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो ये जो आर्टिकल 21 है इसको इंडियन जुडिशरी ने सबसे ज़्यादा एक्सपैंड किया है और इसके स्कोप में बहुत ही ज़्यादा राइट्स आते हैं एंड ये ओनली 2 वर्ड्स तक कन्फाइन नहीं है, बिकॉज इसमें राइट टू लाइफ, right to live with dignity, right to participate in activities, right to follow any tradition, heritage, culture, right to live freely, right to good air, ये सारे ही rights right to life में included होते हैं। जो इसका दूसरा पार्ट है वो कहता है प्रोसीजर established by law। इसका ये मतलब होता है कि बहुत ही फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर से ही आपको आपकी लाइफ से डिप्राइव किया जाएगा। किसी भी आर्बिट्रेरी या मन मर्जी के प्रोसीजर से आपकी लाइफ आपसे नहीं ली जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा डेथ पेनल्टी हर केस में नहीं मिलती है, इसका भी सेट प्रोसीजर है। अगर तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम होगा, मतलब बहुत ही ग्रेव और हीनियस क्राइम होगा, उन्हीं केसेस में आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उन्हीं केसेस में आपको डेथ पेनल्टी मिलती है। सो बहुत ही फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर होता है, कोई मन मर्जी का प्रोसीजर नहीं होता अगर किसी की लाइफ आपने टेक अवे करनी हो।
देन आता है हमारे पास आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में ऐड किया गया था और ये बोलता है कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है 6 से 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। देन नेक्स्ट सेट है हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार, फोर्स लेबर सब कुछ प्रोहिबिटेड है इंडिया में। एंड आर्टिकल 24 कहता है कि आप किसी भी चाइल्ड को बिलो 14 ईयर्स जो हो उसे फैक्ट्रीज में, माइंस में या किसी भी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट मतलब डेंजरस एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो।